प्रिय छात्रों, इतिहास के इस वर्ग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विद्रोह के शीर्षक को एक लंबे समय से पढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह को ख़त्म किया। 1857 के विद्रोह के पूर्व के जितने विद्रोह थे, जो 4 प्रकृति के थे, 4 वर्गों में वर्गीकृत थे, उसमें बहुत सारे विद्रोह थे। उन सभी विद्रोह को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह को शुरू किया था और उस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों ने किस ढंग से इतिहास लिखा है। वो एक पूरा सेक्शन था, एक क्वेश्चन आएगा अलग से, उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय भारतीयों ने नहीं लिखा, सिर्फ 2 को छोड़ करके अंग्रेजों ने लिखा। और अंग्रेजों का उद्देश्य ये था, ये साबित करना कि ब्रिटिश शासन में कोई गलती नहीं है, थोड़ा बहुत प्रशासन में दिक्कत हुआ था, उसकी वजह से विद्रोह हुआ। आज़ादी के पहले सिर्फ 2 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर लिखा, उसमें सर सैयद अहमद खां और विनायक दामोदर सावरकर थे। सर सैयद अहमद खां का उद्देश्य था कि हम ये साबित करें कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के समर्थक हैं, और विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी थी। जो भी किताबें लिखी गई ये रिसर्च हुआ वो सब के सब आज़ादी के बाद, और उसमें कौन कौन ने महती भूमिका निभाई, सारी बातें प्रीवियस क्लास में है। और उसको ऑब्जेक्टिवली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिवली भी इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो देखिए, यही एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, 6 में पढ़े, 7 में, किसी क्लास में अगर आप पढ़े हैं तो 1857 का विद्रोह यदि पढ़े तो विद्रोह में सबसे बड़ा सेक्शन काउज को पढ़े। इन कारणों से विद्रोह हो गया, और सिविल सर्विस की तैयारी करने में भी आप वही पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, डिफरेंसेस होगा, जो आप पूर्व में पढ़ के आए हैं। तो आप क्लास कीजिए और महसूस कीजिए कि क्या क्या अंतर है जो आप कमीशन के क्लास में पढ़ने में महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो के 10 मई 1857 ईस्वी को, कितना 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से विद्रोह का प्रस्फोट हुआ। और इससे पूर्व भी लगभग 100 वर्षों तक लगभग 200 विद्रोह हो चुके थे। लेकिन इस विद्रोह में अंतर यह था कि जो पूर्व के विद्रोह थे वो एकीकृत और संगठित नहीं थे। ये जो विद्रोह था, इसके लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, इसी में धार्मिक भी शामिल कर लीजिए, और तत्कालिक, ये सभी के सभी कारण उत्तरदायी। तो इंट्रोडक्शंस में या भूमिका में आपको ये बात लिखनी है। क्या बात लिखनी है या क्या बात समझनी है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ।
हालांकि इसमें औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर अगर दो भाग आप बांटिए, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से, तो अनौपचारिक तौर पे इस विद्रोह की शुरुआत मई से पहले मार्च ही में हो गई थी, जब 23 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो जवान था उसने कर्नल ब्राग और ह्यूस्टन की हत्या कर दी थी बैरकपुर में, बैरकपुर जो कलकत्ता में था, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और ये चर्बी वाले कारतूस के कारण ये घटना घटा था। तो अनौपचारिक तौर पे लोग इतिहासकार वहीं से मानते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे, बजाते तौर पे, फॉर्मल तौर पे जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो 10 मई को होती है। ऐसा क्यों कि इसके बाद ही भारत के एक अधिकांश भाग में विद्रोह फैल गया। 23 मार्च के बाद भारत के अधिकांश भाग में विद्रोह नहीं फैला, लेकिन 10 मई के बाद जो है भारत के अधिकांश भागों में विद्रोह फैल गया। और दूसरी बात ये कि हर जगह के विद्रोह, जो विद्रोही थे, वो एक दूसरे से संपर्क के प्रयास में थे या संपर्क में थे। और तीसरी बात यह कि बजाते तौर पे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में कमेटी बनी, योजना बनी कि विद्रोह करना है। वहां से चिट्ठी इशू किया गया कि सभी जमींदार, राजे रजवाड़े अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें। तो ऐसा 23 मार्च को नहीं हुआ था, वो अकस्मात था, एक सैनिक का विद्रोह था और उस विद्रोह के बाद उसको दबा दिया गया। अन्य किसी सैनिक ने या सामान्य वर्गों ने विद्रोह नहीं किया। लेकिन 10 मई के बाद ऐसा नहीं हुआ। मेरठ में जो घटना घटी 7वीं घुड़सवार सेना के साथ, और उसके बाद जो विद्रोह की शुरुआत होती है, तो फिर ग्रेजुअली डे टू डे, यानी 10 मई को हुआ तो 11 मई को और बड़ा हो गया, 12 मई को दूसरी जगह हो गया, जून तक आते आते एक अच्छा क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। इसलिए हम लोग मानते हैं कि 10 मई को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। क्लियर? अब देखिए, ये जो विद्रोह की शुरुआत हुई, इंट्रोडक्शंस में आपको ये बताना है कि क्या ये पहला ऐसा विद्रोह था। अंग्रेजों के शासन हुए भारत में तो लगभग 100 वर्ष हो चुके थे, तो 100 वर्ष में विद्रोह क्या नहीं हुआ? तो इसके पूर्व की क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह से पहले भी जो 100 वर्षों का अंतराल था ब्रिटिश शासन का, उसमें 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि लगभग 200 विद्रोह हुए थे। और उन्हीं विद्रोहों में से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह की चर्चा पूर्व के क्लास में हम लोगों ने किया है। लेकिन 1857 से पहले के जितने भी विद्रोह हुए, उसकी प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था, उसका स्वरूप क्या था? तो उसका स्वरूप यह था कि वह संगठित थे और एकीकृत नहीं थे। सभी के सभी विद्रोह स्थानीय थे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के थे, और एक विद्रोह दूसरे विद्रोह से जुड़ नहीं पाया। तो ऐसी परिस्थिति में टुकड़ों में जो विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से या तो इन टुकड़ों के विद्रोह को आसानी से दबा दिया, या उनकी कुछ छोटी मोटी मांगे थी, उनकी मांगों को मान के संतुष्ट कर दिया। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाना पे विद्रोह जो है वो संगठित रूप से 1857 से पहले नहीं हुआ। 1857 में जो विद्रोह हुआ, उसमें ये विवाद हो सकता है कि संगठित था या नहीं था, एकीकृत था या नहीं था। कुछ इतिहासकार नहीं भी मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी न्यू रिसर्च हो करके सामने आया है, उस आधार पे मानना पड़ता है कि हाँ साहब, इसमें योजना बनी थी, संगठित थे, और हर विद्रोही एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह सफल होते थे तो अपने आप का, अपनी भूमिका दूसरी जगह की सफलता में शामिल करना चाहते थे। जैसे वीर कुंवर सिंह को ले लीजिए, नाना साहब को ले लीजिए, तात्या टोपे को ले लीजिए। ये सब क्या हुआ, डिफरेंट जगहों में जा करके जो है विद्रोह को में साथ दिया लोगों का। तो इस तरीके से इसको संगठित और नियोजित कुछ हद तक हम लोग मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विद्रोह हुआ क्यों, आखिर क्या वजह थी? तो जो 1857 के पूर्व का विद्रोह हम लोगों ने पढ़ा था,
उनके उदय के कारण को भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, याद कीजिए आप। 1857 का जो विद्रोह पढ़ रहे हैं, इस विद्रोह का भी काउज आप हम पढ़ रहे हैं। दोनों में जगह जगह पर कुछ अंतर है। 1857 से पूर्व के विद्रोह के जो काउज थे, 1857 के विद्रोह के कारण उससे व्यापक हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। तो हम उसी व्यापकता के आधार पर 1857 के विद्रोह के कारणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो अब देखिए, शीर्षक वार हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला इसका काउज जो लेंगे वो राजनीतिक कारण। क्या? राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काउज। देखिए, पॉलिटिकल काउज की जहां तक बात है तो उसमें एक नाम आपको याद रखना होगा, और इतिहास में ये नाम जो है वो हमेशा आपको याद रखना होगा। और वो नाम क्या है? पहला, रुडयार्ड किपलिंग। ये कवि था ब्रिटेन का। क्या था? कवि था। और इसने एक सिद्धांत को जन्म दिया था। उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी। इसने एक सिद्धांत को जन्म दिया था जिसको बोला जाता है व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी। अगर हिंदी में बोले तो असभ्य जातियों का बोझ उठाने का सिद्धांत। इसमें उसने ये प्रचारित करना शुरू किया कि जो पूर्व के देश है, यहां पूर्व और पश्चिम का एक अंतर को समझ लीजिए। पूर्व के देश, पश्चिम के देश का क्या अर्थ है? ईस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो अगर मैप को आप देखिएगा तो भारत से जो है यूरोप किस दिशा में पड़ता है? तो पश्चिम में पड़ता है। तो इसीलिए उसको पश्चिम का देश बोलते हैं, पाश्चात्य देश बोलते हैं। और ब्रिटेन से या यूरोप से कह लीजिए भारत किस दिशा में पड़ेगा? तो पूर्व की ओर। भारत का अर्थ एशिया से लीजिए, ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में जो आधुनिकता आई, मॉडर्नाइजेशन आया, आधुनिक युग शुरू हुआ 1500 के बाद से, तो यूरोप ने बहुत ज्यादा तरक्की की। यूरोप में जो तरक्की के आधार थे वो सबसे बड़ा आधार वैचारिक था। विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया यूरोप में। विचार में क्या परिवर्तन आया? तो वो लोग मानववाद के समर्थक हो गए। यानी धर्म वर्म का कोई मीनिंग्स नहीं रह गया। उनके सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो गया? ह्यूमन हो गया, इंसान हो गया, मनुष्य हो गया। और धर्म के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया कि धर्म प्रभावी राज्य में नहीं होगा। हाँ, धर्म व्यक्तिगत मामला है, जिसको अपना व्यक्तिगत रूप से पालन करना है करे, इसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। और फिर वैज्ञानिक आविष्कार करना शुरू किया, सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए, भौगोलिक खोजें हुई, स्वतंत्रता समानता जैसी विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो इन सभी चीजों से जो है यूरोप एक शक्तिशाली महादेश बन गया। और उसकी तुलना में जो एशिया और अफ्रीका के थे वो पिछड़ गए विकास में, यानी उनके यहां आधुनिकता नहीं आई। तो इस प्रकार से विश्व मानचित्र पर जो पूर्व के क्षेत्र थे वो पिछड़े क्षेत्र के प्रतीक बन गए, और जो पश्चिम के क्षेत्र थे यानी यूरोपीय क्षेत्र वो विकास के प्रतीक बन गए। तो इस कारण से पाश्चात्य शब्द जब, वेस्टर्न शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ही हो जाता है विकास।
और अगर स्टर्न शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ही हो जाता है पिछड़ा हुआ क्षेत्र। अब बात समझ में आई? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि पाश्चात्य के देश जो है वो ज्यादा विकसित है, इसलिए उन पर यह दायित्व है कि वो पूर्व के देशों का बोझ उठाए। इसी को व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी का, यानी पाश्चात्य देश सभ्य है और पूर्व के देश यानी एशिया और अफ्रीका के देश असभ्य है, और हम लोगों का यानी पाश्चात्य देशों के शासकों का ये लोगों का दायित्व बनता है कि वो पूर्व के देशों में जाकर के सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। और रुडयार्ड किपलिंग के कहा जाता है कि इसी विचारधारा से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। यानी सैद्धांतिक रूप से अंग्रेज ये घोषित कर रहे थे कि हम भारत में धन कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम भारत को लूटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम भारत को जो है सब बनाने के लिए आए हैं। अब परीक्षण ये करना है कि क्या रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी का जो सिद्धांत दिया था वो कहां तक सच था। क्या ऐसा किया? तो ऐसी परिस्थिति में यदि पॉलिटिकल काउस को देखा जाए तो उसमें ये जो रुडयार्ड किपलिंग का ये सिद्धांत था ये हाथी का दांत साबित हुआ। क्या साबित हुआ? हाथी का दांत। यानी ये वास्तविक बात नहीं था। क्यों? क्योंकि उद्देश्य उनका जो था वो हर स्तर पर शोषण करना था। तो राजनीतिक स्तर पर भी शोषण किया। राजनीतिक बोर्ड पर हम चाह रहे हैं कि कम इस्तेमाल करें, तो सिर्फ हेडिंग लिख करके चल रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है। तो राजनीतिक स्तर पर जो पॉलिटिकल स्तर पर जो शोषण है उसमें आप गौर से देखिए तो पहला जो टॉपिक मिलता है वो है सहायक संधि। क्या मिलता है? सहायक संधि, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। दूसरा उसने काम किया अंग्रेजों ने, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक सिद्धांत। इसको बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तीसरी ओर उसने जो काम किया जमींदारी में हस्तक्षेप। चौथा जो काम किया उसने मुगल बादशाह का अपमान। तो अगर रुडयार्ड किपलिंग की बात को सही मान लिया जाए, ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था? तो यहां के जो शासक वर्ग थे उनको शासन के लिए शिक्षित करना चाहिए था कि देखो भाई, तुम शासन जो कर रहे हो इस ढंग से कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे से करो। तब ना हम मानते कि राजनीतिक रूप से सब बना रहे हैं उनको। लेकिन यहां का कि तोरा ना आवा हो शासन करे, तू हट, हम करेंगे। तो ये तो आप हड़प लिए उसको। आपको गांव देहात में है ना कि कोई साइकिल नया नया ले आया लड़का, और जो तेज लड़का है वो क्या करता है, अब नया साइकिल लाया तो स्वाभाविक सी बात है कि शुरू में चढ़ेगा तो गिर जाएगा। जो मास्टर होता है लड़का वो देखता है कि अरे तो चल, तो हट हट सिखावाइयो और ऐसे चलाओ, देख हम कैसे चलावाइयो, और बैठता है लेके फुर से साइकिल में भाग देता है। अब वो बेचारा पीछे पीछे दौड़ रहा है, भैया दे दे भैया, दे दे भैया करता है। ऐसे ही उसका पूरा दिन गुजार देता है। यही काम तो अंग्रेजों ने किया। कहा कि भारतीयों को शासन करने की कला नहीं मालूम है,
तो भाई मेरे, आप हमको सब बनाने के लिए आए हैं तो कला सिखा दीजिए। तो ये तो हाथी का दांत था। इसलिए राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना उद्देश्य था, यहां के लोगों को सब बनाना उद्देश्य नहीं था। और राजनीतिक प्रभुत्व वो क्यों स्थापित करना चाहते थे, इसका पूरा ऐतिहासिक प्रमाण है आपके पास कि अंग्रेज 1757 में भारत में आए हों, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज उससे लगभग 150 साल पहले भारत में आ चुके थे। 1608 ईस्वी में उनका सबसे पहला पदार्पण हुआ सूरत में, और 1607 से लेकर 1757 तक उनकी गतिविधि आर्थिक क्षेत्र में पूरी रही। और ये जो गतिविधि रही, ये भारत के लिए भी लाभदायक रही और अंग्रेजों के लिए भी लाभदायक रही, क्योंकि भारत से जो सामान खरीद करके कंपनी यूरोपीय देशों में बेचती थी, उससे उसको बहुत लाभ मिलता था। 150 वर्षों तक ये लाभ प्राप्त करने के बाद जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता आई, तो भैया व्हाइट मैन बैड बर्डन पॉलिसी लेकर के आए थे, तो उस राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना चाहिए था ना, कि देखो तुम आपस में मत लड़ो। एक अच्छा मीडिएटर कौन होता है कि अपना लाभ त्याग कर करके जो झगड़ा है उसको मिटाए, ना कि झगड़ा करने वालों को ही मिटा दे। तो आप क्या बोलिए, पक्का तेज होई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यही काम किया कि उसने जो राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी भारतीय देशी रियासतों के बीच में झगड़ा हो रहा था, उसको सुलझाने का काम नहीं किया, बल्कि दोनों रियासतों को ही अस्तित्व को समाप्त कर दिया कि हटो आप तुम्हारी जगह पर, हम शासन करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्यों वो चाहते थे ऐसा? इसलिए चाहते थे कि यदि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे तो फिर और आर्थिक लाभ उनको मिलेगा। अभी जितना आर्थिक लाभ मिल रहा है उससे ज्यादा वो फायदे में रहेंगे, ऐसा चाहेंगे वैसा। तो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने 1757 से कोशिश की कि हम यहां के राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में ले लें। तो इसकी शुरुआत की उन्होंने प्लासी के युद्ध से, फिर बक्सर का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। सब पूर्व में हम लोग पढ़ चुके, इसमें ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी एक घटनाक्रम है। अब इस ढंग से बंगाल में सत्ता अपनी स्थापित कर ली, ग्रेजुअली धीरे धीरे उनका विस्तार होता चला गया, और भारत के लगभग 64% भाग पर 1857 तक आते आते उनका अधिकार हो गया। तो अब हमको इस पूरे 64% भाग पर जो उनकी नीतियां थी, उन नीतियों को हम लोग को पढ़ना होगा कि कैसे कैसे ग्रेजुअली उन्होंने विकास किया। तो उसमें पॉलिटिकली जो इंटरफेरेंस है अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में, उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट बनाया है। एक सहायक संधि, एक व्यापगत सिद्धांत, दूसरा जमींदारी में हस्तक्षेप, और तीसरा मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो जहां तक सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस की बात है, तो इसका जनक तो ऐसे डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, लेकिन इसको व्यापक तौर पर भारत में जो लागू किया गया वो लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली जब 1797 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया, तो उसके पहले सर जॉन शोर भारत का गवर्नर जनरल था। उसकी नीति भारतीय राज्यों के बारे में हस्तक्षेप की थी। वो किसी भारतीय राज्य के मामले में सर जॉन शोर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। जितना क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत रखा था, उसका उद्देश्य उसी में संतुष्ट होना था। लेकिन जैसे ही 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली, मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली भी इसको कहा जाता है, जब वो गवर्नर जनरल बन के बंगाल का आया, तो वो घोर साम्राज्यवादी नीति लेकर के आया। उसका उद्देश्य था कि हम भारत में अपना और क्षेत्र का विस्तार करें। बात समझ में आई? अब इसके लिए डायरेक्ट तो जाकर के किसी पर कब्जा नहीं कर लेगा। देखिए, अंग्रेजों ने भारत को जीता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर जगह कानून के तहत जीता। ये कानून बनाया करता था वो, और उस कानून के तहत आपको फंसाता था। इसलिए
विकास करना है तो कानूनों पर भी पैनी दृष्टि रखनी होगी कि कौन कानून आपके लिए जो है वो यूजफुल है, कौन कानून जो है हार्मफुल है। क्योंकि आप जो परतंत्र हुए हैं, भारत जो परतंत्र, बहुत बड़ा सेंटेंस दे रहे हैं आपको, भारत जो परतंत्र हुआ है वो रूल ऑफ लॉ के चक्कर में हुआ है। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में हम शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपस में कोई झगड़ा नहीं करेगा, और इस पर रूल ऑफ लॉ के नाम पर, कानून के नाम पर वो धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को जीतता गया। कैसे, वो आप देखते चले जाइए। तो व्यापगत सिद्धांत या सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस था क्या चीज? तो सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो चीजें रखी कि देखिए साहब, दो भारतीय राज्य आपस में नहीं लड़े, शांति व्यवस्था का मामला। यदि कोई राज्य अगर किसी पर आक्रमण करता है तो जिस पर आक्रमण किया गया वो हमसे मदद मांग सकता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। कोई लड़ाई नहीं करेगा, अगर कोई लड़ाई की शुरुआत करता है तो जिस पर आक्रमण किया गया वो हमारी सहायता ले सकता है, हम उसको सहायता करेंगे। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ऋतु रंजन, देखो सोनू, तुम दो आपस में मत लड़ो। हाँ सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि ऋतु रंजन ने आक्रमण कर दिया सोनू के साथ तो हम सोनू के साथ हो जाएंगे। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि गलती ऋतु रंजन ने किया है, सोनू ने नहीं किया है। दुनिया देखेगी कितने अच्छे सर हैं ये। लेकिन सर ने कहा कि ऐसी थोड़ी हम कर देंगे, सोनू को हमसे संधि करनी होगी, जमीन देना होगा। तो यही संधि, यही शर्त रखी लॉर्ड थी कि जो भी देश हमारी मदद करना, हमारी मदद लेना चाहेगा उसको एक संधि करनी पड़ेगी। ऐसी संधि का नाम था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। इसमें जो शर्तें थी वो जरा शर्तें सुनिए तो आपका दिमाग चौंक जाएगा कि कैसे कानूनों के माध्यम से धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पर कब्जा किया गया। पहली शर्त यह थी कि जो देसी रियासत, देसी राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करेगा, उस देसी रियासत का कोई विदेशी संबंध नहीं होगा। यानी वो देसी रियासत का विदेशी संबंध अंग्रेज तय करेंगे, किसी दूसरे देसी रियासत के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इस पॉइंट से क्या किया अंग्रेजों ने, नहीं कि जो एकता बन सकती थी देसी रियासतों के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ, उसको रोक दिया। ये हुआ ना। फिर आप जो व्यापार बोले वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, उसको भी जब चाहेगा रोक देगा कि देखो दूसरे के साथ संबंध तुमको रखना ही नहीं है, तो व्यापार तो हम करेंगे सिर्फ। दूसरा शर्त होगा कि सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना वहां रहेगी उसका खाना उसके राज्य में, और उसका खर्च अंग्रेज नहीं उठाएंगे, उसका खर्च वो देसी रियासत उठाएगी। इसलिए कि पैनी दृष्टि रहे। ठीक है ना, अभी नहीं, देसी रियासत उठाएगी। अब उसके लिए अब देखिए आप कि वहां सेना अंग्रेज की है, लेकिन अंग्रेज पैसा नहीं दे रहा है, वो सेना का खर्च कौन उठा रहा है, देसी रियासत। तो अपना मिलिट्री इनलार्जमेंट भी कर रहा है देसी रियासत के पैसा से। आप समझ रहे हैं। अब वो फिक्स हो गया कि इतना सेना का खर्चा राजा जी आपको देना है, लेकिन कंट्रोल में किसके रहेगा, अंग्रेजों के। तो तलवार आपकी, हाथ हमारा। तलवार आपकी है, हाथ किसका है, हमारा है, हमारे हुक्म से चलेगा ये। यही ना हुआ इसका अर्थ। अब मेरे साथ विद्रोह भी ना करें, मतलब अंग्रेज के खिलाफ। और तीसरा शर्त ये कि या तो आप बड़े रियासत में तो जमीन हमको दे दीजिए, हम उसे सैलरी दे देंगे, और अगर छोटा रियासत आपका है, जमीन नहीं आपके पास, तो आप हार्ड कैश दे दीजिए। यानी वो वेतन आप नहीं दीजिएगा, हमको आप दीजिए, हम अपने सैनिकों को देंगे।
तो स्वामी भक्ति उस सेना की किसकी रहेगी, किसके प्रति रहेगी? अंग्रेजों के प्रति रहेगी। और है ऐसा नहीं कि सब के सब अंग्रेज है, वो भारतीय ही। ताजुब की बात ये है, वो ब्रिटेन से सेना लेकर के उतना नहीं आया है। आपके यहां जो सहायक सेना रखा है उसमें अधिकांशतः इंडियन है, लेकिन है किसके नियंत्रण में? उसके। ये सब कैसे कर रखा है? तो कानूनों के मदद से। इसलिए हर कानून जो है वो अच्छा नहीं होता है, इसको थोड़ा बुद्धि में दिमाग में रखिएगा। आप इसी के चक्कर में गुलाम हुए थे, उस वक्त समझ लेते तो आज गुलाम नहीं होते। और फिर यह शर्त था कि एक ब्रिटिश रीजेंट हमेशा जो है वो उस राजा के दरबार में बैठेगा। राजा कोई भी काम करेगा तो ब्रिटिश रेजिडेंट कान लगा के सुनता रहेगा, खबर पहुंचाता रहेगा। अब ऐसी स्थिति में कोई भी देशी रियासत की संप्रभुता सुरक्षित रही। अब इसमें साहब जो सबसे पहला सहायक संधि किया वो 1798 में हैदराबाद ने किया, 1799 में मैसूर और तंजौर ने किया, उसके बाद 1801 में अवध और पेशवा ने किया, 1803 में बरार के भोसले ने किया और 4 में सिंधिया ने भी कर लिया। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जो रियासतें थी, वो सब तो सहायक संधि के अधीन आ गई। सबकी संप्रभुता किसके पास गिरवी रह गई? तो अंग्रेजों के पास। अब दूसरा, फिर इसके बाद और भी जो गवर्नर जनरल आए, तो सहायक संधि जिसने की, समझ जाइए कि एक प्रकार से ब्रिटिश प्रांतीय हो गया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो उसने भी अपने क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। दूसरा जो सिद्धांत था जिसके तहत राजनीतिक रूप से असंतोष फैला, वो था व्यापगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये व्यापगत का सिद्धांत क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, इसको समझने की जरूरत है। इसका जनक था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का जो पीरियड है वो 1848 ईस्वी में आया और 1856 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसी क्रम में 1848 से 56 तक रहा। 56 तक जो है रहा, और इस बीच में उसने व्यापगत सिद्धांत लागू किया आते के साथ। व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को सीधा आप कह सकते हैं गोद लेने की प्रथा का निषेध इस सिद्धांत में कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत में गोद लेने की प्रथा का जो निषेध किया गया, वो भी एक कानून के तहत किया गया। अब वो कानून क्या इसमें बनाया डलहौजी ने, कि पहले भारत में ये परंपरा थी कि यदि किसी राजा का कोई पुत्र नहीं हो, यानी उससे उत्पन्न पुत्र नहीं हो, तो फिर वो एक किसी पुत्र को गोद ले लिया करता था। तो गोद लिए पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते थे, अडॉप्टेड सन, और उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता था। तो इस प्रकार से उसकी रियासत बच जाती थी। डलहौजी ने यह नियम बनाया कि अब भारतीय रियासतों को दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने, यानी गोद लेने की प्रथा के संबंध में 3 वर्ग होंगे। कितने वर्ग? 3 वर्ग। अब यहां पर गौर कीजिए कि देखिए सुनने में कितना अच्छा लगता है। उसने कहा कि देशी रियासतों का एक ऐसा वर्ग है जो प्राचीन काल से चला रहा है। मुगल नहीं थे तो भी वो था, तुर्क नहीं थे तो भी वो था, तुर्क आए तो भी वो रहा, मुगल आए तो भी वो रहा, और अंग्रेज आए तो भी उसका अस्तित्व। यानी शुरू से जिन रियासतों का अस्तित्व प्राचीन काल से, कहा कि इस प्रकार के जो रियासतें होंगी तो उनको गोद लेने का अधिकार होगा, उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरे कैटेगरीज में उसने कहा कि जिन रियासतों की स्थापना मुगलों ने की है,
नहीं, पहले नहीं थी, या तो तुर्कों ने किया है या मुगलों ने किया है। तो कहा कि इनके अगर अब उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो इनको गोद लेने का अधिकार होगा, नहीं अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बना सकते हैं, लेकिन हमसे पूछ के बनाएंगे, आमतौर पे हम अनुमति दे देंगे, ये भी लिख दिया। लेकिन कहा कि तीसरा जो था, जो ना प्राचीन काल से चला रहा है, न मुगल सनत से बना है, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है जो, तो ऐसे रियासत को जो है गोद लेने का अधिकार नहीं। अब आप देख लीजिए गौर से कि सभी रियासतें लगभग प्राचीन थी, लेकिन आपसी मामले में हस्तक्षेप कर करके अधिकांश रियासतों को एस्टैब्लिश करने वाला अंग्रेज बन गया, और उसमें दत्तक पुत्र का अधिकार नहीं दिया। अधिकार नहीं। मतलब कुछ ही बचे रह गए प्राचीन और मुगल कालीन रियासत, तो चूंकि कुछ थे नाम मात्र के थे, इसलिए उनको दे दिया। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से। अब इसके तहत जो है वो सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़पा डलहौजी ने, उसका कोई दत्तक पुत्र, उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, बोला कि मेरा हो गया। इसके बाद 49 में जैतपुर और संभलपुर को हड़प लिया। उसके बाद फिर 50 में बघात को हड़प लिया। उसके बाद 52 में उदयपुर को, 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को, 55 में करौली को। ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ये सब रियासत ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गए। और अवध को 1856 में जो मिलाया गया, तो अवध में जो नवाब था, क्या नाम है उसका, अवध का अंतिम नवाब है नवाब वाजिद अली शाह, तो उसका पुत्र था बिरजिश कदर, इसलिए उसको नहीं हड़प सकता था। तो वहां कुशासन का आरोप लगा के हड़प दिया उसको कि तुमको शासन करना नहीं आ रहा, लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि वास्तविक बात यह है कि उस कुशासन के लिए अंग्रेजी जिम्मेदार थे, नवाब जिम्मेदार नहीं था। तो इससे देसी रियासतों में हड़कंप मच गया कि तो ग्रेजुअली धीरे धीरे सबको खत्म करता जा रहा है। अब जो 1792 में जमींदारियां बनाई थी अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त के तहत, तो उसमें सूर्यास्त सिद्धांत था, पढ़ाए हैं आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री जो पढ़ाए थे, कि अगर निश्चित सूरज डूबने तक अगर टैक्स नहीं अदा किया गया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो जितने पुरानी जमींदारियां थी सब खत्म की जाने लगी अंग्रेजों के द्वारा। पुराने जमींदार का अपने रैयतों के साथ बड़ा मित्रवत संबंध था, तो वो हटे तो रैयत पर भी जुल्म होना शुरू हुआ। और अंत में मुगल बादशाह कितना भी निशक्त हो, लेकिन था तो भारत का शासक, और अभी तक सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भी पीपुल ऑफ इंडिया अंग्रेजों को शासक नहीं मान रही थी। एक बड़े भाग पर शासन कर रहे थे, लेकिन बाय द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्पायर मानती थी कि अभी भी जो हमारे देश का शासक है वो कौन है, मुगल ही है। तो मुगलों के साथ, खास तौर से बहादुर शाह जफर के साथ जो व्यवहार करना अंग्रेजों ने शुरू किया, कि पहले था कि कोई भी विदेशी शक्ति जाती थी तब मुगल बादशाह को कोर्निश करते हुए, आदाब बजा लाते हुए जाती थी, और लौटती थी तो पीठ पीछे करके नहीं लौटती थी, और दरबार में खड़ी रहती थी। एलन ब्रो पहला गवर्नर जनरल था जिसने नियम बनाया कि अब कोई कोर्निश नहीं की जाएगी, कोई आदाब नहीं बजा लाया जाएगा, और उसके सामने खड़ा नहीं रहा जाएगा, बैठ के बात होगी, और जब लौटेंगे तो पीठ दिखाते हुए लौटेंगे। तो ये सब बेअदबी थी मुगलों की। उसके बाद डलहौजी जब आया तो उसने क्या दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी लाल किले में नहीं रहेगा, लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लाल किला प्रतीक बन गया किस बात का, गुलामी का, कि बहादुर शाह जफर को निकाला गया वहां से, और लाल किला पर ब्रिटिश जैक
उस समय चढ़ाया गया। 1858 तक लाल किला पर ब्रिटिश जैक नहीं था। इसीलिए आजादी का त्यौहार हम लोग और कहीं क्यों नहीं मनाते हैं, लाल किला का पर ही क्यों मनाते हैं? तो इसलिए कि वो सिंबल बन गया था परतंत्रता का। तो हम वहां पर स्वतंत्रता का झंडा गाड़ करके सिंबॉलिक ये घोषित करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। हम कहीं भी झंडा गाड़ सकते, लेकिन लाल किला पर क्यों गाड़ते हैं? इसके इस सवाल का जवाब मिला आपको। तो इस तरीके से छात्रों, राजनीतिक रूप से इतने सारे कॉज थे जिसके कारण से भारतीयों के दिलों में नफरतें भर रही थी, असंतोष भर रहा था, और यही असंतोष 1857 के विद्रोह का कारण बना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, अगला जो शीर्षक हम बनाते हैं वो है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। देखिए, इसमें राजनीतिक रूप से तो शोषण किया ही अंग्रेजों ने हम लोगों को, साथ ही साथ प्रशासनिक रूप से भी शोषण किया। अब कैसे, जरा उसको हम लोग को भी कुछ मुद्दों के आधार पर समझते हैं, इसको भी बिंदुवार समझेंगे। प्रशासनिक रूप से एक जो कॉज बना वो एकीकृत प्रशासन, एकीकृत प्रशासन यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो कॉज बना वो सरकारी भाषा के प्रति जो नीति अपनाई गई, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। और तीसरा जो है विभिन्न अधिनियम। डिफरेंट एक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज को हम लोग 3 उप शीर्षकों में बांटकर देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला हम लोग ने जो उप शीर्षक दिया है उसमें क्या लिखा आपको, तो प्रशासनिक सेंट्रलाइज, एकीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें थोड़ा सा बताना हमको ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने सेंट्रलाइज प्रशासन स्थापित किया, तो क्या इसके पहले नहीं था? इसी को हम लोग को समझना है। जब भारत में प्रशासनिक ढांचा के विकास पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इसकी नींव तो मौर्यों के द्वारा ही डाल दी गई थी। मौर्य वंश में ही एकीकृत प्रशासन स्थापित हो चुका था। एक राजा होता था, केंद्रीय प्रशासन होता था, और फिर जो है वो प्रशासन प्रांतों में बटा होता था, और वो प्रशासन प्रांतों का फिर जिलों में बटा हुआ था एक ढांचा था। और शासक कोई भी हो, मौर्यों द्वारा स्थापित यही प्रशासनिक ढांचा कुछ परिवर्तनों के साथ मुगलों तक चलता रहा। मुगलों ने कुछ उसमें नई व्यवस्था जोड़ी तो था तो, लेकिन अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की वो पूर्व के प्रशासनिक व्यवस्था से अलग था। उसको हम लोग को समझना है। जो पूर्व की व्यवस्था थी, एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें बहुत सारे पॉकेट ऐसे थे जहां दूसरे प्रकार का प्रशासनिक नियम लागू था। भू राजस्व हम लोग पढ़ते हैं कि 1/2, 1/3 फलाने ने जारी किया,
लेकिन ये एकीकृत रूप से सारे भारत में जारी नहीं होता था। सैद्धांतिक रूप से तो एकीकरण किया गया, व्यवहारिक रूप से बहुत सारे क्षेत्रीय चीजें जो है वो लागू थी। पहली बार व्यवहारिक रूप से भारत एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से एकीकृत हुआ तो इसमें नो डाउट ब्रिटिशों के समय में हुआ। इसका सेहरा किसको दिया जाता है? तो कुछ गवर्नर जनरल को, जैसे वारेन हेस्टिंग्स को, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। खास तौर से लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगर आप लीजिए आप, तो संपूर्ण भारत में थानों का निर्माण करवाया, यानी थानों में बांटा, और एक थानेदार उस पर नियुक्त किया जो अपने यहाँ के शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बनाए जहां न्याय होता था, और उसके बाद आगे चल करके न्याय की एक रूप व्यवस्था के लिए सीआरपीसी, आईपीसी ये सब बना। उसके पहले तक बहुत सारे कानूनों का संग्रहण एक प्रकार से हो चुका था। डीएम का पद सृजित किया गया डिस्ट्रिक्ट में जो नियुक्त होता था। एसपी का पद सृजित किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और आदेश सिर्फ एक व्यक्ति देता था, और व्यक्ति कौन होता था? गवर्नर जनरल। और कानून सिर्फ एक जगह बनता था, वो जगह कौन था? गवर्नर जनरल की काउंसिल। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का सेंट्रलाइज पहली बार होगा। एक जगह एक प्रकार का कानून बनाए, और वो एक ही दिन संपूर्ण भारत में, या ब्रिटेन ने जो क्षेत्र जीता है उस सब पर जो है एक ही समय में लागू हो जाए। तो वास्तव में सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, यानी प्रशासन का पूर्ण केंद्रीकरण, वो अंग्रेजों के द्वारा होता है। तो चीज तो अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर चीज का दो पक्ष होता है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। अगर यह सकारात्मक रूप से चलता तो भारत का विकास होता, लेकिन नकारात्मक रूप से उन्होंने चलाया क्या कि इस टूल्स को शोषण का आधार बना दिया। अब शोषण की कोई भी नीति एक बार स्थापित हो गई, उससे संपूर्ण भारत में एक ही तरह से शोषण होने लगा। यही वजह था कि एक ही बार संपूर्ण भारत या अधिकांश भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगर शोषण का ये एक रूप तंत्र नहीं होता, ये प्रशासन नहीं होता, तो विद्रोह भी नहीं होता। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए केंद्रीकृत प्रशासन के तो बुनियाद डाली, लेकिन जब शोषण करने लगे तो वो शोषण सबने महसूस किया, सिर्फ एक प्रांत एक क्षेत्र ने महसूस नहीं किया। तो इस प्रकार से एकीकृत जो प्रशासन था उसने जो एकीकृत रूप से शोषण करना शुरू किया, तो यही वजह था कि भारत में व्यापक पैमाने पे उस शोषण के खिलाफ व्यापक पैमाने पे विद्रोह हुआ। क्लियर? उसके बाद सरकारी भाषा, अभी तक जो भाषा थी वो फारसी थी। तो फारसी थी तो बहुत सारे हिंदू भी फारसी जानते थे। जिसको भी सरकारी नौकरी चाहिए उसको फारसी का जानकारी होना चाहिए। तो जो हिंदुओं का उच्च वर्ग था वो भी फारसी जानता था और सरकारी नौकरी में था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि भाषा नीति के तहत उसने एक ही रात में आदेश दे दिया कि अब अंग्रेजी राजभाषा होगी या सरकारी भाषा होगी। तो जो फारसी पढ़े लिखे हुए लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वो एक ही दिन में बेरोजगार हो गए। अब सरकारी नौकर का मतलब क्या था कि समाज में उसकी पकड़ थी। जब वही बेकार हो जाए, इसको ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि गया का कलेक्ट्रेट है, जहानाबाद का कलेक्ट्रेट है, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट्रेट है, और नीतीश कुमार ऐलान कर देंगे कि ये जितने कलेक्ट्रेट में जितने सरकारी कर्मचारी हैं डीएम से लेकर चपरासी तक, उसके जगह पर कल से जो है खाली अंग्रेज रहेगा। ये लोग सब भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारी है, आपने आरोप लगा के हटा दिया, लेकिन कि क्या वो नौकरी छोड़ने के बाद बैठा रह जाएगा वो सब? और विद्रोह सिर्फ वही करेगा? सबका समाज से कांटेक्ट है और अच्छा प्रभावशाली कांटेक्ट है, तो जनता भी उसके साथ हो जाएगी।
तो भाषा के प्रति जो नीति लॉर्ड बेंटिक ने अपनाई, उससे सरकारी कर्मचारी में जो लोग भारतीय थे वो सब के सब बेरोजगार हो गए। और इनका समाज पे अच्छी पकड़ थी, इसीलिए इतने वर्षों में 35 के बाद भी लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह की परिस्थितियां बनाई, जो 1857 में विद्रोह के रूप में आया। इसी काल में बहुत सारे अधिनियम बनाए जो भारतीयों के खिलाफ था। जैसे 1850 में एक सक्सेशन एक्ट बनाया। उस एक्ट में ये नियम था कि यदि कोई हिंदू ईसाई बन जाता है तो उसको बाप की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ का पारंपरिक नियम यह था कि यदि कोई हिंदू अगर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट हमला था यहाँ की संस्कृति पर। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की वजह से भी जो है 1857 का विद्रोह हुआ। तीसरा जो कॉज है वो आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिक कॉज। देखिए, इस क्लास को अगर हम चाहते ना तो 2 दिन 3 दिन में खत्म करते, लेकिन वो फिर बोरियत हो जाता और ठीक नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो एक ही दिन में खत्म कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक आर्थिक कॉज या इकोनॉमिक कॉज का बात है तो इसमें 3 शीर्षकों का में हम बांटते हैं अपनी सुविधा के लिए, आपको आसानी होगी। पहला, व्यापारिक शोषण। दूसरा, औद्योगिक शोषण। और तीसरा, वित्तीय शोषण। यानी अंग्रेजों का जो भारत में शासन करने का उद्देश्य था वो मूलभूत उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना। वो ना ही भारत के लोगों को सब बनाने के लिए आए थे और न ही उनको इस देश का विकास करना था। उनका मूलभूत उद्देश्य इस देश का अधिक से अधिक शोषण करना था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटेन एक विकसित और औद्योगिक देश भारत के धन से बना। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, अगर भारत में कब्जा किए हुए नहीं रहता तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती ही नहीं। जितने बड़े बड़े उद्योग लगे, जितने विकासात्मक कार्य हुए, वे सब के सब भारतीय पैसों से हुए। तो इसलिए असल मकसद आर्थिक कारण में दिखाई पड़ता है कि अंग्रेज का मकसद इसको सब बनाना नहीं था, बल्कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा धनी करना था। तो शुरुआत में जब बंगाल में इन्होंने अपना पैर पसारा तो शुरुआत में जो है वो पैर पसारने के बाद क्या किया, तो भूराजस्व पे कब्जा किया। जो नवाब थे उससे धन ऐंठा और व्यापार में दस्तक का प्रयोग किया उसने कि अंग्रेजों के माल पर कोई व्यापारी कर नहीं मिलता था। फिर उसके बाद पहले 1757 से पहले वो पैसा लेकर के ब्रिटेन से आते थे और खरीदते थे। अब ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा यहाँ के भूराजस्व से या दस्तक से जो धन कमा रहे थे उसी से यहाँ का माल कमा रहे थे, खरीदते थे और जाकर ब्रिटेन में बेचते थे या यूरोपीय देशों में बेचते थे। तो इस प्रकार से धन भी यहीं का, माल भी यहीं का। ना आप धन वहां से ला रहे हैं, ना साधन वहां से ला रहे हैं, सारा साधन सारा पैसा यहीं से, और टैक्स भी नहीं आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार में 100% दुगना, 3 गुना, 4 गुना आपको लाभ हो रहा है। और एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है साहब? तो यहाँ के पीपल का हो रहा है। तो अर्थशास्त्र के ब्रिटेन के आरंभिक शोषण के इस चरित्र को हमेशा पहचानिए कि टैक्स कौन दे रहा है और टैक्स कौन नहीं दे रहा है। तो जो टैक्स ज्यादा दे रहा है वो परतंत्र होगा आज न कल, लिख लीजिए इसको। जो टैक्स नहीं दे रहा है वो शासक बनेगा आपका आज न कल, इसको लिख लीजिए।
हम बहुत पर्दे में बात कर रहे हैं। आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझदार हैं, समझिए इस बात को। टैक्सेशन का खेल है। आपकी आजादी, आपकी गुलामी, आप आजाद थे, गुलाम बने कैसे? तो टैक्सेशन के आधार पर बने। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है छात्रों, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। ये जहर एक बैग के साइनाइड की तरह असर नहीं करता है। ये जहर मीठा जहर होता है, टैक्सेशन वाला। तो अंग्रेजों ने वही किया, व्यापारिक स्तर पर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। तो ये व्यापारिक जो शोषण था उसको आप मान लीजिए 1757 से 1813 तक, ठीक है। इसी पीरियड में आप देखिएगा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका, पैसा गया, वहां कारखाने लगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता चला गया। अब वहां इतना ज्यादा धन हो गया कि वहां के व्यापारियों पूंजीपतियों ने कहा कि कंपनी ही सिर्फ लूटेगी भारत को, हमें भी परमिशन दिया जाए। वहाँ का कपड़ा तो 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया और अब ब्रिटेन के व्यापारियों या पूंजीपतियों को भी भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो ब्रिटेन के पूंजीपति और व्यापारी क्या व्यापार करते थे? तो वहां कपड़ा जो था ज्यादा उत्पादन हो रहा था, यानी अपने उद्योग के माल को ला करके भारत में बेचने लगे सस्ते दाम, सस्ते दामों पे, मतलब कि यहाँ के कंटेक्स्ट में। अब उसके बाद जो है इसमें ब्रिटिश शासन ने सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? तो भारत का जो माल कपड़ा जा रहा था यूरोप में, वहां उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया और ब्रिटेन से जो माल आ रहा था भारत में उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो ब्रिटिश माल सस्ता हो गया। अब भारत प्राचीन काल से विश्व को कपड़ा पहना रहा था। भारत के समृद्धि का आधार था वस्त्र उद्योग। एक नीति के तहत एक लॉ बना कर करके अंग्रेजों ने पूरा भारतीय उद्योग को समाप्त कर दिया कि नहीं? इतिहास पढ़िए, इतिहास जानिए, तब विकास के मेरुदंड को आप खड़ा रख पाइएगा। और नहीं तो फिर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे, आप नहीं निर्धन हुए तो आपका आने वाला नस्ल तो निर्धन जरूर हो जाएगा। आप गुलाम नहीं हुए तो आपका आने वाला नस्ल तो गुलाम जरूर हो जाएगा। इसलिए ये सेक्शंस को समझना काफी जरूरी है। अब आइए छात्रों, तो ये चला, औद्योगिक शोषण 13 से शुरू हो गया। तो क्या पहले वाला शोषण खत्म हो गया? वो तो व्यापारिक शोषण जो चल रहा था वो चलता ही रहा। अब एक शोषण का एक नया रूप फिर सामने आ गया, यानी अब आप और गरीब होने लगे। अब 1857 ईस्वी के बाद शोषण का एक नया रूप उभर करके सामने आया और वो था वित्तीय शोषण। इतना शोषण करने के बाद अंग्रेज पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा हो गया, इतना पैसा कि अब इन्वेस्ट करने के लिए वहां जगह नहीं रहा, ना मकान बनाने के लिए जगह रहा, ना कारखाना बनाने के लिए। तो भाई पैसा से पैसा कमाए। तो ब्रिटेन में ब्याज की दर 2% थी, यानी किसी को दीजिएगा तो 2%, और भारत में 18% यही पैसा देना। तो यहां पूंजी निवेश पैसा देना क्या क्या, और इसी के बाद से आप देखिएगा कि यहां बैंकों का निर्माण होना शुरू किया, आधुनिक बैंक का, रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया। तो इसका मतलब वित्तीय शोषण की शुरुआत हुई। अभी तो जो बैंकिंग व्यवस्था है वो वित्तीय शोषण का प्रकाष्ठा है। अंग्रेज लोग क्या करेगा जो वर्तमान समय में बैंकों के माध्यम से वित्तीय शोषण किया जा रहा है, वो एक अलग अर्थव्यवस्था का विषय है। जब इकोनॉमिक्स में वो टॉपिक आएगा मुद्रा एंड बैंकिंग, तो उस समय हम लोग अध्ययन करेंगे उसका। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि आर्थिक रूप से किस तरह से अंग्रेज शोषण कर रहे थे। क्लियर? अब देखिए आगे एक शीर्षक है, वो है कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक एवं
धार्मिक कार्य, यानी सोशल एंड रिलीजियस कॉज, है ना। इसको भी बिंदुवार हम लोग अध्ययन करेंगे कि देख लीजिए इसमें क्या है कि जैसे सामाजिक और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, अब इसमें जैसे आप देखिए कि सती प्रथा को अबोलिश किया है। यस सर। कब किया? तो 1828-29 में। इसके बाद एक और था विधवा विवाह, यस सर। ये कब किया? तो 1856 में। सर ये सब अच्छा था ना सर? उसी पर देखिए बहस जो है, सुनिए ना पूरी बात। हम यही बात बोलते हैं जो आप अभी बोल रहे हैं कि अच्छा ना किया अंग्रेज सर, तो हम भी तो वही बात कहने जा रहे हैं। लेकिन जो परिवेश था जिसके वजह से असंतोष पनपा, उसको जरा सुन लीजिए कि भारत की एक विशेषता है इस धरती की। लाख आप पढ़ लिख लीजिए, लाख काबिल बन जाइए, आधुनिक के से ओत प्रोत हो जाइए आप, लेकिन जो आपका धार्मिक विश्वास है, उस धार्मिक विश्वास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वही रहता है। और उसमें यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो आदमी जो है विद्रोही हो जाता है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, तोता की तरह बात करते हैं, ये भी सोचते हैं कि पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर लगता है, हर जर्रा देवता है। जब मंदिरों में मूर्ति पूजा करने जाते हैं तो कहीं न कहीं पर आपके दिल में एक कसक रहती है कि ये क्या देगा। मुसलमान मज़ारों पे जाता है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं दिल में रहता है कि ये तो आदमी मर चुका है, एक पत्थर का कब्र बना हुआ है, ये क्या देगा, न हिल सकता है न डुल सकता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि इस मूर्ति पूजा पर, इस कब्र पूजा पर कोई बोल देता है तो एक विस्फोट हो जाता है, नहीं होता है? अकेले में आप सोच रहे हैं उसके खिलाफ में, लेकिन सामूहिकता की जब बात आती है तो फिर आप उस सत्य के साथ नहीं जाते हैं, उस असत्य के साथ जाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यही, तो यही हुआ वहां उस समय 19वीं शताब्दी में कि सती प्रथा थी गलत, विधवा विवाह था गलत। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और लॉर्ड कैनिंग डलहौजी ने इन दोनों को एबॉलिश किया तो मुद्दा यह नहीं था कि गलत था आपने अच्छा कर दिया, मुद्दा यह था गलत था सही था, आप मेरे मामले में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। इस वजह से धार्मिक और सामाजिक कारण जो है विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुआ। ठीक है, गलत है, हम सुधारेंगे। हु आर यू? आप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने? आप ईसाई हैं, आप अपने मामले में समझिए, मेरे धार्मिक मामले में आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी धार्मिक विविधता है कि अगर यह अधिकार दे दिया तो भारत खून के समुद्र में डूब जाएगा। क्योंकि हिंदुइज्म में ही, सनातनी में ही बहुत प्रकार के विचारधारा है। तो अगर हम लोग इसको नहीं रोकेंगे कि हर का सम्मान किया जाएगा, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करे, तो इसी सिद्धांत के तहत तो भारत इतने अनादिकाल से एक कंपोजाइट कल्चर बन पाया है। और आप इस कंपोजाइट कल्चर के खिलाफ काम कर रहे हैं साहब।
अब बात समझे कि नहीं समझे? प्रश्न अंग्रेजों का भारतीय मामले में हस्तक्षेप करना नहीं था। प्रश्न यह था कि भारत की कंपोजाइट कल्चर की यह विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं था कि किसी दूसरे के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करे। किसी को अधिकार नहीं था कि उसको सही या गलत प्रमाणित करे। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके मानने वालों का था। अब समझ में प्रश्न उतर आया? और वो चीज आज भी कायम है। आज एक छोड़ दीजिए, मुसलमानों के बीच में ये एक कब्र पर जाता है, दूसरा नहीं जाता है। जो जाता है, जो नहीं जाता, जो नहीं जाने वाला अगर मना कर दे तो लड़ाई हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। हिंदुओं के बीच में भी हो जाता है। तो ये चीजें एक कंपोजाइट कल्चर का एक भाग है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के धार्मिक विश्वास, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं हो, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। दिगंबर संप्रदाय के जो जैन साधु हैं वो नंगे घूमते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? लेकिन किसी में हिम्मत है कि उनके इस नंगे घूमने पर रोक लगा दे? उनका धार्मिक विश्वास है, उनकी अलग दर्शन, उनकी अलग फिलॉसफी है। आपके लिए नहीं, अगर कीजिएगा तो झगड़े ना होगा। इससे अच्छा हमारे देश की विशेषता क्या है कि उस पर नो कमेंट। बात को समझिए। तो इस तरीके से साहब सामाजिक और धार्मिक मामलों में जो अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो उससे भारत के लोग आंदोलित होने लगे, विद्रोही होने लगे। उसके बाद अगला जो शीर्षक है वो है सैनिक कारण। क्या चीज? सैनिक कारण। पांचवा, सैनिक कारण। यानी मिलिट्री कॉज। अब देखिए CAUSE, इस पर जरा गौर कीजिए कि उस समय, जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो भारत में अंग्रेजों के अधीन सेना थी वो 3,15,000। कितना थी? 3,15,000। और इस 3,15,000 में से 50,000 ही अंग्रेज थी। बाकी सब कौन थे? भारतीय थे। बड़ा गौर से पढ़िएगा। भारतीय में भी कौन थे? अधिकांशतः ब्राह्मण थे, यानी ऊंची जाति के हिंदू थे या ऊंची जाति के मुसलमान थे। बाद में चल करके महार रेजिमेंट और कौन कौन रेजिमेंट अंग्रेजों ने स्थापित किया इस विद्रोह के बाद। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण थे या ऊंची जाति के हिंदू थे, अधिकांश वही इन 3,15,000 में थे। तो ये जो 50,000 था, ये सब का सब ऑफिसर रहेगा। बात समझ में आ रही है? चाहे योग हो या नहीं हो। वही चलाएगा। 1857 के विद्रोह के समय तक भारतीयों में सिर्फ 3 ऐसे थे जो जमादार के पद पर थे। मानो कोई ऑफिसर था तो बस जमादार, उससे ऊंचा तो नहीं। कोई कर्नल वर्नल ये सब पर तो सोच ही नहीं सकते हैं। और सुविधाएं भी नहीं थी। अगर कोई अंग्रेज सैनिक है और कोई भारतीय सैनिक है, तो भारतीय सैनिक को 7 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, लेकिन उसकी तुलना में अंग्रेज सैनिक को 50 रुपये मिलता था। कहाँ 7 कहाँ 50? आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। अंग्रेज सैनिक इनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि इनको विदेशों में भेज दिया जाता था, जबकि भारतीय परंपरा यह थी कि कोई अपर कास्ट का हिंदू अगर समुद्री यात्रा कर लेता था और अपने गांव लौटता था तो उसको लोग हिंदू नहीं मानते थे। मानते थे कि इसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे शिकार थे। तो इन सभी कारणों से जो है वो सैनिकों के दिल में जो है असंतोष बहुत पनप रहा था। और इसी कंटेक्स्ट में जो है तत्कालिक रूप से एक घटना घट गई। तत्कालिक रूप से क्या घटी?
एक घटना घट गई, और वो घटना कौन था? तो बैरकपुर की घटना। इसको थोड़ा समझिए, बैरकपुर की घटना क्या थी साहब? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में एक जगह है। अंग्रेजों के समय में, उस समय 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का वो हेडक्वार्टर था, यानी 34वीं देसी पैदल सेना। तो वहां जो था, दो प्रकार का बैरकपुर में स्थान था। एक जहां सेना रहती थी, और दूसरा कि जहां गोला बारूद बनता था, यानी आर्म्स बनता था, यानी आर्सेनल्स का इलाका था। तो जो सेना जहां रहती थी, वो सभी के सभी अपर कास्ट के लोग थे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अधिकांशतः हिंदू थे। और जो आर्सेनल में काम करते थे, वो निम्न वर्ग के हिंदू थे, क्योंकि वहां बहुत सारा चीज ग्रीस व्रीस ये सब होता था। इसी में एक व्यक्ति जो था, उच्च वर्ग का हिंदू, शौच के लिए जा रहा था। आज जहां पुलिस लाइन है, ये मिलिट्री लाइन है, वहां टॉयलेट बना हुआ है। उस समय था कि टॉयलेट के लिए किसी को जाना होता था तो मैदान में जाता था, कोई ये बना हुआ नहीं था, या था भी तो लोगों की आदत थी कि मैदान में जाकर के शौच करें। ठीक है, नहीं अंग्रेज लोग नहीं, भारतीयों की बात बता रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में एक उच्च वर्ण का हिंदू सैनिक जा रहा था, और एक निम्न वर्ग का हिंदू सैनिक जो था, जो आर्सेनल में काम करता था, उसको रास्ते में प्यास लग गई, वो आ रहा था उधर से। तो मांग लिया लोटा कि जरा पानी जो है हमको दे दो, पिला दो। तो इसको बड़ा ताज्जुब लगा जो उच्च वर्ण का हिंदू था, तुम्हारा दिमाग सही है, तुम हमरा ये नीचा जाति होकर के हमारे लोटा से तुम पानी पिएगा, तो ये तो हमारा पैखाना धोने के लायक भी नहीं रह जाएगा। मैंने इतना छुआछूत था। तो अब ऐसा बात बोल देगा तो किसी को भी गुस्सा लगेगा, और भी जब दोनों सर्विस में है। तो उसने कह दिया कि तुम्हारा धर्म तो कब का नष्ट हो गया। कैसे? तो गोलियां हम ही ना बनाते हैं, जो दांत से खींच के भरते हो कार्टेज एनफील्ड राइफल में, तो हाँ भरते तो हैं, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब वो बात सही थी गलत थी, वो एक अलग जांच का विषय है, लेकिन वो ब्राह्मण सैनिक बैरकपुर के छावनी में आकर करके हल्ला कर दिया। पता चला मंगल पांडे को, और एक और खान साहब थे, उसका नाम हम भूल रहे, दोनों दोस्त थे। इतिहास की किताबों में वो खान साहब का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन दोनों के और राइफल एक ही था। तो मंगल पांडे ने उठाया, ठीक है, और कर्नल ब्राग और ह्यूस्टन को गोली मार दी, इसी के नेतृत्व में था। ब्राग तो वहीं पर मर गया, और ह्यूस्टन घायलावस्था में भागा, फिर बाद में वो भी मर गया। ये 23 मार्च की घटना थी। अब उसकी अरेस्टिंग हुई, कोर्ट मार्शल हुआ, और 8 अप्रैल को वहीं बैरकपुर में उसे फांसी दे दी गई। ये अनौपचारिक शुरुआत थी 1857 के विद्रोह। अब ये बात जंगल में आग की तरह सारे छावनी में फैल गई, जहां जहां सेना थी। ये बात मेरठ भी पहुंची। मेरठ में 3री घुड़सवार सेना का हेडक्वार्टर था, तो वहां के सैनिकों ने भी इस कारतूस को लेने से इनकार कर दिया, इस्तेमाल करने से। तो 3री घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों को, जिसमें अधिकांशतः मुस्लिम थे, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। इसी के विरोध में 10 मई को जो है वो वहां के सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और इस प्रकार से 10 मई 1857 को औपचारिक रूप से विद्रोह की शुरुआत हम लोग मानते हैं। अगला क्लास जो छात्र हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हम लोग का विद्रोह का प्रसार। ठीक है, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।